जय देवभूमि उत्तराखंड। मैं आपका राज थपलियाल एक बार फिर से व्यास आईएएस एकेडमी देहरादून के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कल बात की थी उत्तराखंड के इतिहास में। हमने कल बात की थी, कल का आपने देखा होगा लेक्चर। कल हमने बात की थी कुनिंद राजवंश में। कल मैंने आपको कुनिंद राजवंश के बारे में समझाया था कि कुनिंद राजवंश कहाँ से आया था, कैसे आया था, इस वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, ये वंश कहाँ से आए, मैंने कल आपको समझाया था। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से ही बताया था। कुनिंद राजवंश का जो उदय होता है मैंने आपको कल बताया था 200 से 300 ईस्वी के आसपास। ये मैंने कल आपको क्लियर करवा दिया था। आज दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली वो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश। कुनिंद हमने कल समझ लिया था। थोड़ा सा कुनिंदों का हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आगे रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से कि कुनिंद राजवंश से हमने कल क्या क्या पढ़ा था। हमें इसके प्रमाण मिले थे, कुनिंद राजवंश के जो हमें प्रमाण मिले थे कि हमने कहाँ कहाँ से इसके एविडेंस प्राप्त हुए थे हमें कि उत्तराखंड में कुनिंदों ने भी शासन पाठ किया। क्या किया? शासन पाठ किया। यह हमने कल बताया था आपको, कुनिंदों ने भी उत्तराखंड में शासन किया। और कुनिंद कहाँ से आए? मैंने आपको कल बताया था कुनिंद पहले पुलिंद थे जो बाद में कुनिंद कहलाए। मैंने बताया था आपको पुलिंद, ये पुलिंद जो बाद में कुनिंद कहलाए। एक तो मैंने ये मत बताया था आपको, ये सब मत बताए थे मैंने आपको 4-5 प्रकार से मैंने आपको मत बताए थे। दूसरा मैंने कहा था एक व्यक्ति था, ये भी मैंने कल आपको बता दिया था। एक व्यक्ति था जो पांडवों के मित्र थे। क्या थे? पांडवों के मित्र थे। और महाभारत के वन पर्व के अनुसार, ये भी मैंने आपको कल बताया था, महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो व्यक्ति है ये पांडवों के मित्र थे और इन्होंने साथ दिया था महाभारत के युद्ध में पांडवों का। वह व्यक्ति नाम था सुबाहु, और यही सुबाहु बाद में कुनिंद राजवंश के वास्तविक संस्थापक बने। यह मैंने कल आपको बताया था। आज जो हम बात करते हैं वैसी दूसरा मैंने आपको बताया था, इसमें पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, ये भी ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आगामी परीक्षाओं को देखते हुए एक बार जरूर पेपर में पूछा जाएगा और पूछा भी है। तो पाणिनि की पुस्तक कौन सी बताई थी मैंने आपको? अष्ट अध्याय बताई थी। अष्ट अध्याय इस बात का भी प्रमाण करता है, अष्टाध्याय भी उल्लेख करता है कि भैया वह संस्थापक राजा सुबाहु हैं। ये भी मैंने आपको कल बताया था। दूसरा मैंने आपको बताया था इनके अभिलेख भी प्राप्त हुए थे। क्या प्राप्त हुए थे? अभिलेख भी प्राप्त हुए थे। मैं रिवाइज करवा रहा हूं आप लोगों का, ध्यान से देखें। अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जिनमें से आपका 5 अभिलेख टोटल थे। कितने थे? 5 अभिलेख टोटल थे। इनमें से हमने देखा था 4 कहां से प्राप्त हुए थे? भरहुत मध्य प्रदेश से। कहां से? भरहुत मध्य प्रदेश से। और एक प्राप्त हुआ था हमारा मथुरा उत्तर प्रदेश से। एक प्राप्त हुआ था मथुरा उत्तर प्रदेश से। यहां तक क्लियर बात हो गई थी। बाद बाकी कुनिंदों से संबंधित मैंने बताया था आपको, कुनिंदों की बेसिकली इनकी मुद्राएं थी और मुद्राओं का स्वरूप था। इस आधार पर कुनिंदों का वास्तविक पता लगता है। वास्तविक संस्थापक राजा सुबाहु होते हैं, उनमें अनेक राजाएं होते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली राजा जिनकी मैंने बात की वो अमोघ भूति होते हैं, ये मैं कल बता चुका हूं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है मुख्यतः वो रहने वाला है कत्यूरी राजवंश। तो आइए देखते हैं उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश। तो बेसिकली कत्यूरियों की जब भी बात करेंगे हम लोग, कत्यूरी राजवंश, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना कत्यूरी राजवंश में कि सर कत्यूरी राजवंश कहां से आया, कैसे आया। मैं आपको जानकारी बता दूंगा, अनेक अनेक मत बता दूंगा कि कत्यूरियों का कैसे उत्तराखंड में आगमन हुआ और कत्यूरी कहां से आए। पहला मत आप देखेंगे, मैं आपको पहला मत बताऊंगा कि पहला मत कत्यूरियों से संबंधित क्या है। देखेंगे आगे कत्यूरियों से संबंधित पहला मत क्या है, देखेंगे आगे। ठीक है, पहला मत है कि जब भारत में 647 ईस्वी में भारत में दिल्ली में शासन कौन कर रहा था? हर्ष। ठीक है, ये दिल्ली के राजा थे हर्ष। दिल्ली में हर्षवर्धन का शासनकाल था और हर्ष के मृत्यु के बाद, हर्ष की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 647 ईस्वी में, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। ये शुंग वंश के हर्षवर्धन 2 भाई होते हैं, आपको पता होगा जब हिस्ट्री पढ़ी होगी आप लोगों ने। तो ये जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हर्षवर्धन आता ही आता है। ठीक है, तो हर्षवर्धन की मृत्यु कब हो जाती है? 647 ईस्वी में। और हर्ष के बाद दिल्ली में जो इनका सेनापति नियुक्त होता है वो होता है आपका यशोवर्मन। कौन होता है? यशोवर्मन। ध्यान देना, यशोवर्मन। इसे कहीं कहीं पे यशोवर्मन की जगह यशोवर्मा भी उल्लेख मिलता है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान दें,
प्यारे दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने कि ये यशोवर्मा एक ही है, ये कहीं कहीं पे यशोवर्मा मिलेगा, कहीं कहीं पे यशोवर्मन मिलेगा। जब हर्ष की मृत्यु होती है 647 ईस्वी में तो सेनापति होता है यशोवर्मन। ठीक है, ये बात हो रही है 647 ईस्वी की। किसकी हो रही है? 647 ईस्वी की बात हो रही है, 647 ईस्वी की ये बात हो रही है। अब दिल्ली में यशोवर्मन है तो भैया यशोवर्मन ने दिल्ली से चाहा कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब मैंने आपको अशोक का कालसी शिलालेख पढ़ाया था, तो जब भारत में अशोक शासनरत थे तो उन्होंने कालसी नामक स्थान पर अपना एक शिलालेख स्थापित किया। वैसे हर्ष ने सोचा कि क्यों ना, जब हर्ष की मृत्यु तब किसने सोचा? यशोवर्मन ने सोचा क्यों ना मैं उत्तराखंड में अपना एक क्या करूं, नियुक्त सामंत नियुक्त करूं। मतलब सामंत मीन्स होता है मंत्री या सेनापति। उत्तराखंड में अपना एक सामंत नियुक्त करूं। वो सामंत जो क्या करे, उत्तराखंड में भैया उत्तराखंड में जाए, उत्तराखंड में देखे कि भैया हमने हमारा भी क्या है, हम आगे उत्तराखंड में अपना शासन पाठ कर सके। इसलिए पहले नियुक्त किसको किया? एक सामंत नियुक्त किया। सावंत का नाम होता है वसंत देव। ध्यान देना, वसंत देव, बसंत देव, बसंत देव दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। रिपीट कर रहा हूं, 647 में हर्ष की मृत्यु हो जाती है। हर्ष की मृत्यु के बाद सामंत सेनापति यशोवर्मन बनता है और यशोवर्मन उत्तराखंड में, कहां? उत्तराखंड में सामंत किसे नियुक्त करता है? बसंत देव को। यह कंफर्म, इस नाम को दिमाग में बिठा लेना, बसंत देव। इस पे ही पूरा मामला चलने वाला है, बसंत देव पे, क्योंकि हो सकता है वास्तविक संस्थापक यही आगे हो, तो देखेंगे ये संस्थापक होता है नहीं होता है इसमें, तो देखेंगे आगे। तो ध्यान देंगे, सामंत नियुक्त कर देता है उत्तराखंड में बसंत देव को यशोवर्मन। यही बसंत देव जब यहां पर उत्तराखंड में सामंत नियुक्त होता है तो आगे देखेंगे, स्क्रीन ऐड कर रहा हूं, आगे देखेंगे। सामंत, देखना ध्यान से, सामंत किसको नियुक्त कर दिया? नियुक्त किसको कर दिया यशोवर्मन ने? बसंत देव को। बसंत देव को ये नियुक्त हो गए बसंत देव जी उत्तराखंड में सामंत के तौर पर। किसके तौर पर? सामंत के तौर पर। सामंत होता है मंत्री या सेनापति। जिस समय उत्तराखंड में बसंत देव नियुक्त करते हैं उसी समय यहां से दूसरी तरफ से कश्मीर के राजा, ध्यान देना, कश्मीर के राजा, कश्मीर के राजा होते हैं सर्वाधिक शक्तिशाली राजा होते हैं अपने समय के, जिनका नाम होता है ललितादित्य, ललितादित्य मुक्तापीठ, ललितादित्य मुक्तापीठ। यह वो राजा हैं जो तत्कालीन कश्मीर के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हैं। जैसे ही बसंत देव उत्तराखंड का सामंत बनता है उसी समय इधर से कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ संदेश देता है बसंत देव को कि भैया बसंत देव, अभी आप सामंत के तौर पर उत्तराखंड में हैं और मैं चाहता हूं कि मैं इस समय अपनी क्या करूं, सीमा का विस्तार उत्तराखंड तक करूं, सीमा का विस्तार उत्तराखंड तक करूं, सीमा का विस्तार। यह संदेश कौन दे रहा है? ललितादित्य मुक्तापीठ। किसको दे रहा है? बसंत देव को, कि भैया मैं अभी कश्मीर का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हूं, मैं अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता हूं उत्तराखंड तक। उत्तराखंड में सामंत के तौर पर बसंत देव रहता है। बसंत देव बोलता है भैया कि मैं तो एक सामंत हूं, हाँ आप विस्तार करना चाहते हैं, ये बोलता है पहले तो ऐसा कर बसंत देव, यह बात किसको पहुंचा दे? अपने प्रधान को, यानी कि अपने राजा, एक हिसाब से राजा समझिए। प्रधान कौन होता है उस समय दिल्ली में? यशोवर्मन। ध्यान देना, यशोवर्मन है, यशोवर्मा ये प्रधान है दिल्ली में, इसी का सामंत होता है बसंत देव। ये बोलता है कि ललितादित्य मुक्तापीठ किसको बोलता है? बसंत देव को बोलता है कि बसंत देव मैं तो क्या करना चाह रहा हूं, अगर आप प्यार से मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आक्रमण करना चाहूंगा और आक्रमण करने के बाद मैं उत्तराखंड की सीमा को अपने कश्मीर की ओर मिलाना चाहूंगा, मतलब इस क्षेत्र को मैं जीतना चाहूंगा। ठीक है, तो बसंत देव समाचार किसको पहुंचाता है? यशोवर्मन को। क्या पहुंचाता है? समाचार, संदेश किसको पहुंचा दिया? यशोवर्मन को, कि भैया अभी इधर से कश्मीर के राजा बोल रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, अपनी सीमा का विस्तार कर रहा हूं, आपका इसमें क्या मानना है? यशोवर्मन जैसे ही कश्मीर के राजा का नाम सुनता है, कि बोलता है यशोवर्मन किसका नाम सुनता है? जैसे कश्मीर के राजा का नाम सुनता है, यशोवर्मन बोलता है कि भैया कश्मीर के राजा के साथ मेरी नहीं चलने वाली, जबकि चाहता
इतिहासकार लिखते हैं कि यह मन से हार जाता है। क्या लिखते हैं इतिहासकार? कि यह मन से हार जाता है। अगर ये मन से ना हारता और थोड़ा बहुत सामना भी करता तो हो सकता कुछ होता, लेकिन कहते हैं कि मन से हार गया, इसलिए कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर कोई व्यक्ति मन से हार गया, उसके बाद चाहे कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि जो कार्य हम कर रहे हैं, सपोज दैट हम एग्जाम दे रहे हैं, हम अभी से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उत्तराखंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मन से हमें दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। वैसे ही यशोवर बर्मन को करना चाहिए था, लेकिन यशोवर बर्मन क्या बोलता है कि भैया मैं तो मन से हार गया हूं, हाँ मैं आक्रमण करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। किस पर? इधर से लेतादित्य मुक्तापीठ आक्रमण करते हैं तो मैं भी क्या करूंगा? आक्रमण करूंगा। ठीक है, लेकिन मन से तो हार गए, अब कैसे आक्रमण करेंगे? देखते हैं कैसे आक्रमण करते हैं। तो ये मन से हारने के बाद सिर्फ लोक दिखावे के लिए, किसके लिए? लोक दिखावे के लिए, कि लोग ये ना बोले कि भैया तुमने एक सामंत के भरोसे, एक मंत्री के भरोसे उत्तराखंड सौंप दिया, इधर से कश्मीर राजा के समय आपने कुछ मदद नहीं की बसंत देव की। तो लोक दिखावे के लिए यशोवर बर्मन अपने साथ कुछ सेना लेके आता है, मात्र कुछ सेना लेके आता है, और इधर से लेतादित्य मुक्तापीठ क्या करते हैं? अभियान करते हैं, यानी कि आक्रमण करते हैं। जैसे ही ये अभियान करते हैं, यानी कि ये इधर से आक्रमण करते हैं, चढ़ाई करते हैं। किस पर? उत्तराखंड पर। यशोवर बर्मन आता है दिल्ली से, और आधे ही रास्ते में अल्प कुछ सैनिकों के साथ आता है ना, बहुत कम सैनिक आता है, और यहां से हारने के बाद वापस मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है, और वापस कहां चले जाता है? दिल्ली चले जाता है। इतना याद रखना। कहानी बहुत क्लियर है, सटीक समझा रहा हूं मैं, और मेरे हिसाब से आपको समझ भी आ रहा होगा। कुछ नहीं करना आप लोगों ने सिर्फ इतना देखना है कि हर्ष की मृत्यु के बाद यशोवर बर्मन बनता है और उत्तराखंड में बसंत देव को सामंत बनाता है। बसंत देव के समय ललितादित्य मुक्तापीठ आक्रमण करते हैं, आक्रमण का सामना यशोवर बर्मन करता है, यशोवर बर्मन कुछ सेना लाता है और लोग दिखावे के लिए यहां से हारने के बाद वापस दिल्ली चला जाता है। यह सूचना बसंत देव को जैसे पहुंचे कि आधे रास्ते में कौन हार गया? यशोवर बर्मन हार गया आधे रास्ते में। बसंत देव ठान लेता है, बसंत देव बोलता है कि भैया अगर यशोवर बर्मन चाहता तो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि यशोवर बर्मन की अपनी सेना है, दिल्ली की सेना भैया, यानी कि विशाल सेना। लेकिन यशोवर बर्मन मन से हार गया था तो कुछ नहीं कर पाया। इसलिए अब ध्यान देना, यही बसंत देव जो मंत्री है, ये काफी टाइम से उत्तराखंड में आप देख लीजिए ना, 647 में हर्ष की मृत्यु हो जाती है और लगभग 650-60 के आसपास इसको नियुक्त करते हैं, 60 आसपास इसको नियुक्त करते हैं, और 60 से लेकर और लगभग कहते हैं कि 699 के आसपास, ठीक है, इन्होंने आक्रमण किया था कश्मीर राजा ने। ये सन डेट नहीं पूछता है, एग्जैक्ट डेट नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेट नहीं है, आप सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं, ये अनुमानित है। इसलिए उत्तराखंड के कंपटीशन में डेट नहीं पूछी जाती, अनुमानित है ये, ठीक है, इसको अनुमानित मानते हैं। 699 में बसंत देव, आपका बसंत देव जैसे ही हारता है, बसंत देव बोलता है कि भैया यशोवर बर्मन यशोवर बर्मन जी, आज से मैं आपका क्या नहीं हूं? सामंत नहीं हूं। आज से मैं आपका ना सामंत हूं, ना आप मेरे राजा या आप मेरे क्या हो? प्रधान हो। आज से आपका और मेरा कोई भी संबंध नहीं है। ये कौन बोल रहा है? बसंत देव। किसको बोल रहा है? यशोवर बर्मन को, कि आज से आपका और मेरे बीच में कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए मैं आज ऐलान करता हूं, आज यह घोषणा करता हूं कि मैं अपने दम पर रातों रात करेगा, एक विशाल सेना खड़ी करेगा रातों रात, क्योंकि काफी टाइम से उत्तराखंड में रह रहा था और उत्तराखंड के लोगों को ये बसंत देव भा चुका था, और उत्तराखंड के लोगों को यहाँ की रीति रिवाज संस्कृति इतना प्रेम कर रहा था, तभी इसने उत्तराखंड को बचाने की कोशिश की। किसने? बसंत देव ने ललितादित्य मुक्तापीठ को जीतने नहीं दिया और रातों रात एक विशाल सेना खड़ी की। क्या की? एक विशाल सेना खड़ी की, और विशाल सेना खड़ी करने के बाद क्या कर दिया? अब एक नए राजवंश की घोषणा कर दी। आप देखना, एक नए राजवंश की घोषणा कर दी, और कालांतर में वही राजवंश कत्यूरी राजवंश कहलाया। क्या कहलाया बच्चे? कत्यूरी राजवंश। तो प्यारे दोस्तों, कत्यूरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक आपका बसंत देव माना जाएगा। एक मत यह है, ठीक है,
बसंतदेव वास्तविक संस्थापक, ये मत है जो कहानी आपकी मिलती जुलती है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे। बसंतदेव ने, अब ध्यान देना, बसंतदेव जो है आपके, बसंतदेव ने क्या कर दिया, सेना खड़ी कर दी, विशाल सेना, घोषणा कर दी। ये घोषणा हो गई कि मैं आज से क्या कर रहा हूं, नया, क्या कर रहा हूं, आज से नया राजवंश घोषित कर रहा हूं जिसका नाम होगा कत्यूरी वंश। कत्यूरी वंश, ये बसंतदेव ने ही इस वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। बसंतदेव, अब कंफ्यूज नहीं होना है। एक मत तो यह था। दूसरा मत ई एटकिंसन महोदय का, किसका, ई एटकिंसन महोदय कहते हैं, ई एटकिंसन महोदय कहते हैं आपके कि यह एक जाति थी जिस जाति का नाम था कतोर जाति। कौन सी, कतोर जाति। यह कतोर जाति आई थी आपकी काबुल से। कहां से, काबुल से। और यही कतोर जाति बाद में कत्यूरी कहलाई। यह मत कौन मान रहा है आपका, ई एटकिंसन महोदय। ई एटकिंसन महोदय के अनुसार काबुल से आई हुई कतोर जाति जो बाद में कत्यूरी कहलाए। ठीक है, तो इसीलिए उत्तराखंड में कत्यूरी राजवंश का उदय माना जाता है प्यारे दोस्तों 700 ईस्वी के आसपास एग्जैक्ट। यह तो है कत्यूरी राजवंश का उदय। ठीक है, यह तो है कत्यूरी राजवंश का उदय। ध्यान देना, एक है कत्यूरी, एक है कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कार्तिकेयपुर क्या है, कत्यूरियों की प्रारंभिक राजधानी। क्या ये प्रारंभिक राजधानी, ये दिमाग में बिठा लेना। ये कत्यूरियों की प्रारंभिक राजधानी है कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर, जोशीमठ, चमोली, ये याद रखना है आपको। कत्यूरियों की प्रारंभिक राजधानी कार्तिकेयपुर, जोशीमठ, चमोली। लेकिन 3 साल बाद ऐसा क्या हुआ, इसको छोड़ देंगे यहीं पर क्वेश्चन मार्क। 3 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि इनको राजधानी परिवर्तन यहां से करना पड़ा, यह मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास में कत्यूरी राजवंश का उदय 700 ईस्वी के आसपास माना जाता है और इस वंश के वास्तविक संस्थापक बसंतदेव को माना जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि इस वंश का वास्तविक संस्थापक बसंतदेव है या कोई और है। बद्रीदत्त पांडे जी आपके मानते हैं, बीडी पांडे जी एक मत और देते हैं, कहते हैं कि इस वंश के वास्तविक संस्थापक राजा शालिवाहन हैं। कौन है, शालिवाहन है। ये सूर्यवंशी राजा हैं जो आपके अयोध्या से आए हुए थे। कहां से, अयोध्या से। ये शालिवाहन राजा जो आपके अयोध्या से आए हुए थे, ये बद्रीदत्त पांडे जी मानते हैं। एक ये मानते हैं कि सूर्यवंशी राजा शालिवाहन, इनको कत्यूरियों का आदि पुरुष कहा गया शालिवाहन को, तो इसलिए ये भी मानते हैं। लेकिन वास्तविक तौर से जो कहानी प्रमाण होती है हमारे पास, यह सिद्ध होती है। इसको इतिहासकार भी मानते हैं और एक कहानी हमें मिलती भी है। तो कत्यूरियों का वास्तविक संस्थापक बसंतदेव है। बात बाकी आपको और मत मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यह मैं कह रहा हूं। दूसरा दोस्तों, आगे ध्यान देंगे कत्यूरी राजवंश। अब ध्यान देंगे कत्यूरी राजवंश पे। कत्यूरी जो राजवंश है, ये आपका उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजनैतिक राजवंश है। ऐतिहासिक राजनैतिक राजवंश है। ध्यान देना, जो आपका कत्यूरी राजवंश है उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजनीतिक राजवंश है। इसे ऐतिहासिक राजनीतिक राजवंश क्यों कहा गया है, तो आइए सुनते हैं। इसको डिस्क्रिप्शन में देखते हैं, स्क्रीन के ऊपर देखते हैं क्यों कहा गया है। क्योंकि कत्यूरी का उदय कब माना जाता है, मैंने आपको बताया था 700 ईस्वी के आसपास, 700 ईस्वी के आसपास। उत्तराखंड में जब कत्यूरियों का उदय होता है तो कत्यूरी राजवंश उत्तराखंड का गोल्डन पीरियड यानी कि सुनहरा काल भी इनका कहा जाता है। गोल्डन काल, कत्यूरियों का उत्तराखंड में गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। जैसे में गोल्डन पीरियड आपका गुप्त काल को माना जाता है, वैसे ही उत्तराखंड में गोल्डन पीरियड जो माना जाता है वह कत्यूरियों का माना जाता है। कत्यूरियों का माना जाता है। एक तो यह है क्यों,
दूसरा, राजनीतिक राजवंश है क्यों? दोनों में समानता में समानता क्या है? तो भैया ध्यान देना प्यारे दोस्तों, जितने भी व्यास आईएएस के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं वो कृपया ध्यान दें कि यहां पर हमने जो सुनहरा बताया आपको गोल्डन पीरियड 1 और ऐतिहासिक राजनीतिक राजवंश 2, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आइए देखते हैं। क्योंकि इस समय कत्यूरियों के समय राजनीतिक राजवंश का जो बात होती है और जो गोल्डन पीरियड की बात होती है, ये दोनों एक ही है। क्योंकि इस समय लोकहित कार्य, सोशल वेलफेयर वर्क, लोकहित कार्य ज्यादा हुए हैं। क्या हुए हैं? लोकहित कार्य, जिसे कहते हैं सोशल वेलफेयर वर्क। लोकहित कार्य मींस कि वह कार्य जो जनता के लिए उचित हुए हों, जनता के लिए उचित हुए हों, यानी कि जो इस वंश से संबंधित राजा हुए हैं, इन्होंने जनता के प्रति अच्छा ध्यान दिया है और जनता के लिए लोकहित कार्य किया है। अगर उत्तराखंड में कत्यूरी की बात की जाए तो कत्यूरी काल में चाहे शिक्षा हो या आपका शिक्षा हो, संचार हो या आपका कोई भी व्यवस्था हो, यह सब व्यवस्था, शिक्षा, संचार व्यवस्था, जितनी भी व्यवस्था है, इन सब व्यवस्थाओं का कत्यूरी पीरियड में उत्तराखंड में, यानी कि इस समय लोकहित कार्य अग्रणीय रहे हैं। तो इसी वजह से इसको राजनीतिक दृष्टि से और गोल्डन पीरियड की दृष्टि से दोनों देखा जाता है कत्यूरियों का पीरियड। इस समय जो कार्य हुए हैं उनमें से मुख्यतः कत्यूरियों के जो कार्य हुए हैं, उन्होंने उत्तराखंड में अपनी शैली को जन्म दिया। वो शैली में आपको आगे बताऊंगा। पहले इसमें बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राजा हुए हैं। उन राजाओं की हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो आइए ध्यान देंगे, स्क्रीन ऐड कर रहा हूं, आगे देखेंगे। जो आपका कत्यूरी राजवंश है, कत्यूरी राजवंश का मैंने आपको बताया था उदय 700 ईस्वी के आसपास है एक। इसमें से मैंने आपको बताया था राजा बसंत देव वास्तविक संस्थापक है, बसंत देव वास्तविक संस्थापक है। और राजा पढ़े होंगे आपने, बसंत देव के बाद आपने पढ़ा होगा खरपर देव, खरपर देव भी आपने पढ़ा होगा। दूसरा, खरपर देव के बाद आपने पढ़ा होगा निम्बर देव, निम्बर देव पढ़ा होगा आपने खरपर देव के बाद। उसके बाद आपने सलोणादित्य पढ़ा होगा, सलोणादित्य पढ़ा होगा। ये सलोणादित्य पढ़ने के बाद आपने ईष्टगण पढ़ा होगा, ईष्टगण के बाद आपने पढ़ा होगा राजा भूदेव पढ़ा होगा, राजा भूदेव के बाद आपने पढ़ा होगा राजा प्रीतम देव पढ़ा होगा, राजा प्रीतम देव के बाद आपने पढ़ा होगा, जितने मैं राजाओं के नाम ले रहा हूं ये सब राजा हुए हैं। प्रीतम देव के बाद आपने राजा पढ़ा होगा नरसिंह देव पढ़ा होगा आपने, नरसिंह देव पढ़ा होगा आपने। और नरसिंह देव के बाद आपने राजा पढ़ा, इनके बीच में कई राजा हुए, इनका नाम जो मेन राजा मैं वो बता रहा हूं आपको। इसके बाद अंतिम राजा आपने पढ़ा होगा ब्रह्मदेव पढ़ा होगा। यह ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव के पिता आपने पढ़े होंगे जिनका नाम होता है दुलासा, दुलासा, ठीक है, दुलासा। ये ब्रह्मदेव के क्या हैं, भाई हैं। दुलासा और ब्रह्मदेव ये भाई हैं। इनके दुलासा के पिता आपने पढ़े होंगे प्रीतम देव। इन प्रीतम देव के बारे में, यही प्रीतम देव कहाँ गए, इधर ये प्रीतम देव किसके पिता हैं, दुलासा के। ये जितने भी राजा हुए हैं सीक्वेंस में जो मैंने आपको बताया है, ये मुख्य राजा हुए, चाहे आपके खरपर देव हुआ या आपके बसंत देव हुआ, चाहे आपका निम्बर देव हुआ या आपका सलोणादित्य हुआ या ईष्टगण हुआ या भूदेव हुआ या प्रीतम देव हुआ या नरसिंह देव हुआ या ब्रह्मदेव हुआ या दुलासा हुआ। और इन्हीं दुलासा से मैंने आपको बताया था मालुसाई, कौन सा, मालुसाई, वही मालुसाई जिनकी प्रेम कहानी उत्तराखंड में आज भी प्रसिद्ध है। कौन सी प्रेम कहानी, आपने सुना होगा राजुला मालुसाई, वही वो व्यक्ति है राजुला मालुसाई। यानी कि कई बार क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से राजुला मालुसाई का संबंध किस राजवंश से है, आपका आंसर होना चाहिए प्यारे दोस्तों कत्यूरी राजवंश। आप लोगों को व्यास आईएएस एकेडमी के माध्यम से बहुत डीपली पढ़ाया जा रहा है। आप यूट्यूब चैनल में बने रहेंगे, बिल्कुल एक एक राजा के बारे में समझाया जाएगा, चाहे निम्बर देव की बात करेंगे या ईष्टगण की बात करेंगे या भूदेव की बात करेंगे या प्रीतम देव की बात करेंगे, ये सब आपको बहुत डीपली पढ़ाया जाएगा। इसमें से कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। जैसे सपोजिट एक राजा की बात कर लेते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन मार्क पीछे छोड़ा था, देखेंगे स्क्रीन पर मैंने पीछे क्या क्वेश्चन मार्क छोड़ा था आपके लिए, थोड़ा देखेंगे।
ये छोटा था कौन सा क्वेश्चन मार्क, 3 साल बाद। ये देखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन मार्क छोड़ा वहां पे कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि कत्यूरियों को अपनी राजधानी कार्तिकपुर जोशीमठ चमोली से बैजनाथ बागेश्वर स्थानांतरण करनी पड़ी। तो आइए एक राजा को देख लेते हैं, आप देखेंगे आ जाइए पीछे। एक राजा मैंने आपको बताया था नरसिंह देव, इन्हीं राजा के समय राजधानी परिवर्तन करनी पड़ी, राजधानी परिवर्तन हमें करनी पड़ी। राजा थे आपके नरसिंह देव। कौन थे, नरसिंह देव। इनके समय में राजधानी परिवर्तन करनी पड़ी। क्वेश्चन बनेगा निम्नलिखित में से किस राजा के समय राजधानी परिवर्तन करनी पड़ी। आपका आंसर होना चाहिए नरसिंह देव के समय। और कहां गई, कत्यूर घाटी में गई राजधानी। कहां गई, कत्यूर घाटी, बैजनाथ बागेश्वर चली गई है राजधानी। कहां चली गई, बैजनाथ बागेश्वर। याद रखना, राजधानी बैजनाथ। कहां से, कार्तिकपुर जोशीमठ चमोली से बैजनाथ बागेश्वर आपकी राजधानी परिवर्तन हुई। किस राजा के समय, राजा नरसिंह देव के समय। दूसरे राजा की अगर हम बात करते हैं तो राजा भूदेव। ठीक है, ईस्टगढ़ की बात कर लो पहले। ईस्टगढ़ ने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। एक सूत्र में बांधने का कार्य किस राजा ने किया, तो ईस्टगढ़ ने। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे आपके। निम्रदेव की बात करेंगे, शैव धर्म का अनुयायी था, भगवान शिव को ज्यादा मानता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेंगे। जैसे हम बात करते हैं एक राजा भूदेव की बात करते हैं, तो आइए भूदेव के बारे में क्या बात करते हैं देख लेंगे। राजा भूदेव की अगर हम बात करते हैं, राजा भूदेव की अगर बात कर लेते हैं, इनके कार्य आएंगे राजा भूदेव के। तो राजा भूदेव के समय मैंने आपको जब कल पढ़ाया था तो मैंने आपको पढ़ाया था कुनिंद राजवंश में कुनिंदों ने बौद्ध और शैव धर्म को संरक्षण दिया था। यही संरक्षण कत्यूरी पीरियड में आते आते समस्या का कारण बन गया। क्या बन गया, समस्या का कारण बन गया। क्यों, क्योंकि राजा भूदेव के समय यहां पर उत्तराखंड में दो मतों में विभाजन हो गया। दो मतों में विभाजन हो गया। कौन कौन से मत हैं आप देखेंगे। दो मतों में कौन कौन से विभाजन होगा। एक तो दो यहां पर क्या बन गए, दो पक्ष बन गए। एक बौद्ध धर्म को मानने वाला और दूसरा शैव धर्म को मानने वाला। इन दोनों में आपस में, दोनों धर्मों के लोगों में आपस में क्या हो गया, विच्छेद हो गया। क्या हो गया, विच्छेद हो गया। और यही विच्छेद राजा भूदेव का सबसे बड़ा क्या था, सरदर्द बना। क्या बना, सरदर्द बना। क्यों सरदर्द बना, क्योंकि संपूर्ण राज्य में दो धर्मों के बीच गुटबाजी प्रारंभ हो गई। अपने अपने धर्म के प्रति लोग जागरूक हुए तो बौद्ध धर्म वाले और शैव धर्म वाले आपस में मतभेद इतने ज्यादा उत्पन्न हो गए कि राजा भूदेव को आग्रह करना पड़ा किससे, आदि गुरु शंकराचार्य जी से। आदि गुरु शंकराचार्य जी से, शंकराचार्य जी से। ध्यान देना, आदि गुरु शंकराचार्य जी। राजा भूदेव ने विनती, राजा भूदेव की विनती और आग्रह के बाद आदि गुरु शंकराचार्य जी का उत्तराखंड आगमन होता है। इसलिए होता है क्योंकि यहां पर बौद्ध धर्म और शैव धर्म दोनों के बीच में विच्छेद हो गया था। तभी तो आप लोगों ने सुना होगा, मैं आपको 4 मठों की स्थापना पूरी बताऊंगा अभी कैसे कैसे। जब शंकराचार्य जी आते हैं तो पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और 4 मठों की स्थापना कहां करते हैं वो आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। ध्यान देना, सरदर्द किसका बन गया, राजा भूदेव का। किस लिए बना, क्योंकि दो धर्मों में विच्छेद हो गया था, शैव धर्म में और बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म में आपस में इतना तकड़ा विच्छेद हो गया था कि जनता आपस में इतनी तक उतर पड़ी कि आपस में दोनों के बीच मारपीट संभवतः प्रारंभ हो गई थी। धर्मों के बीच में, लोगों के बीच में मारपीट प्रारंभ हो गए थे अपने धर्म को लेकर। ठीक है, तब आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन कौन करता है, भूदेव। राजा भूदेव के समय क्वेश्चन बनेगा किस कत्यूरी राजा के समय उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन होता है। आपका आंसर होना चाहिए राजा भूदेव के समय। अब देखेंगे राजा भूदेव के समय आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन होता है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हो गया किसके समय, भूदेव के समय। कौन आ गए, शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी आ गए उत्तराखंड में।
आदिगुरु शंकराचार्य जी देखते हैं उत्तराखंड के हाल, यानी कि तत्कालीन कत्यूरी राजवंश के राजा भूदेव हैं, उसके टाइम पीरियड के जो हाल देखते हैं, तो यहाँ पर वास्तव में धर्म के प्रति क्या थी, एक दूसरे के धर्म के प्रति, अपने अपने धर्म के प्रति कट्टरता थी कि भैया हमारा धर्म सर्वोपरि है, ये कहते हैं हमारा धर्म सर्वोपरि है। तो जब कट्टरता उत्पन्न होती है तभी विच्छेद होता है, तभी विच्छेद होता है। और यह विच्छेद तभी हुआ था जब अपने अपने धर्म को लोग ज्यादा क्या कर रहे थे, कट्टरता से देख रहे थे। अब शंकराचार्य जी ने ठान लिया, शंकराचार्य जी ने बोला कि राजा भूदेव मैं आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा, उत्तराखंड तो मैं आप कहने पर मेरा आगमन हो गया, लेकिन मैं उत्तराखंड के साथ साथ यहाँ पर तो है ही है, यहाँ पर तो चल ही रहा है विच्छेद, जैसे कंडीशन यहाँ पे होना हो पूरे भारत में कहीं और जगह ऐसी कंडीशन उत्पन्न ना हो, इसलिए मैं उत्तराखंड के साथ साथ क्या करूंगा, संपूर्ण भारत का भ्रमण करना चाहूंगा। राजा भूदेव कहते हैं संपूर्ण भारत का भ्रमण। राजा भूदेव कहते हैं कि ठीक है भ्रमण, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप क्या करो, संपूर्ण भारत का क्या करो, भ्रमण करो। तब आदिगुरु शंकराचार्य जी संपूर्ण भारत का क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं। और संपूर्ण भारत का भ्रमण करने पर पूरे भारत में 4 मठों की स्थापना करते हैं, वो देखेंगे। पूर्व, आपका पश्चिम, आपका उत्तर और आपका दक्षिण। उत्तर में आपको पता है आपका ज्योतिर्मठ, जोशीमठ, चमोली, जो ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाता है, ज्योतिर्मठ, आपका जोशीमठ, आपका चमोली, यानी कि आपका उत्तराखंड। इधर तो ये था। नीचे दक्षिण में आपका श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मठ, ये आपका श्रृंगेरी मठ है, आप कर्नाटक में, कर्नाटका, कर्नाटक। ये आपका शारदा मठ गुजरात में, ठीक है। शारदा मठ कहाँ है आपका, गुजरात में, पश्चिम में, गुजरात में। और ये आपका गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ, ये आपका गोवर्धन मठ, ध्यान देना, आपका गोवर्धन मठ, उड़ीसा, उड़ीसा। इसे शारदा मठ भी कहते हैं, शारदा मठ भी कहते हैं। तो आदिगुरु शंकराचार्य जब पूरे भारत का भ्रमण करते हैं तो 4 मठों की स्थापना कर दी। उत्तराखंड का कौन सा मठ है आपका, ज्योतिर्मठ चमोली। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब धर्मों के प्रति विच्छेदता बढ़ती है, आदिगुरु शंकराचार्य जी का आगमन किसके आगमन पर, किसके कहने पर होता है, राजा भूदेव। किसके कहने पर होता है, राजा भूदेव के कहने पर ही आदिगुरु शंकराचार्य जी का आगमन उत्तराखंड में होता है। और उत्तराखंड के साथ साथ आदिगुरु शंकराचार्य जी संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हैं और संपूर्ण भारत में 4 मठों की स्थापना कर देते हैं। ज्योतिर्मठ हुआ, शारदा मठ हुआ, गोवर्धन मठ हुआ, श्रृंगेरी मठ हुआ, ठीक है। शारदा मठ को पूरी नाम, ये आपका गोवर्धन मठ को आपका उड़ीसा, ये शारदा मठ भी कहते हैं, ठीक है। ये आपके 4 मठों की स्थापना हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आगे, एक राजा होते हैं इसमें प्रीतम देव। कौन से, प्रीतम देव। इनसे भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है। प्रीतम देव, राजा प्रीतम देव का अन्य नाम होता है राजा पिथौरा शाही। क्या होता है, राजा पिथौरा शाही। या वही राजा पिथौरा शाही है जिन्होंने पिथौरागढ़ नामक नगर की नींव डाली। किसकी, पिथौरागढ़ की, याद रखना, पिथौरागढ़ नामक नगर की नींव डाली, ठीक है। और पिथौरागढ़ की नींव डाली। और इनकी, इन्हीं प्रीतम देव, जो प्रीतम देव है, इनकी जो रानी होती है, ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन कई बार बने। प्रीतम देव की रानी का नाम होता है आपका जिया रानी। कई बार नाम सुना आपने उत्तराखंड जब पढ़ा होगा। यह वही जिया रानी है जिनके बचपन के 3 नाम थे। यहां से भी क्वेश्चन पुटअप है, 3 नाम। नंबर 1 जिया रानी का नाम था पिंगला देवी, दूसरा था प्योला देवी और तीसरा था मौला देवी। ये नाम याद रखना, ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देवी सब में लगा देना, देवी और आपका देवी, पिंगला देवी, प्योला देवी और मौला देवी। प्रीतम देव की पत्नी है रानी जिया रानी, और जिया रानी से उत्पन्न हुए 3 पुत्र। देखिए फटाफट से 3 पुत्र कौन कौन से हैं। नंबर 1 पुत्र है आपके धामदेव। कौन से, धामदेव। दूसरे हुए दुलासा और तीसरे हुए आपके ब्रह्मदेव, अंतिम राजा
ब्रह्मदेव, वही अंतिम राजा जो 1398 में हरिद्वार में, 1398 में हरिद्वार में तैमूरलंग, कहां से आया था? तैमूरलंग तुर्की से आया हुआ एक लंगड़ा, ये तैमूरलंग हराता है किसको? अंतिम राजा ब्रह्मदेव को। कहां? हरिद्वार में, और हरिद्वार को खूब लूटता 1398 में। यही वह ब्रह्मदेव किसका पुत्र है? जिया रानी का। ठीक है, तो 1398 याद रखना। जिया रानी के बचपन का नाम, 3 नाम है जिया रानी के बचपन का नाम, फटाफट देखेंगे। पिंगला देवी, प्योला देवी और मौला देवी। जिया रानी से उत्पन्न 3 पुत्र है, धामदेव, दुलासा और ब्रह्मदेव। और यही दुलासा जब राजा बनते हैं, इनकी जब बारी आती है तो इनका ही पुत्र होता है मालूशाही। कौन होता है? मालूशाही। और यही राजा पुत्री होती है सुनपत शोका की। किसकी? सुनपत शोका। राजा होते शोका जाति के, जनजाति के, शोका, सुनपत शोका। और यही सुनपत शोका की पुत्री होती राजुला। और इसी मालूशाही का मामा होता है आपका, मामा होता है इसका मृत्यु सिंह। कौन होता है? मृत्यु सिंह, जो मदद करता है किसकी? मालूशाही की। ध्यान देना, पूरा सीक्वेंस बनता है। इतना आपको समझ आ गया। राजा प्रथम देव का अन्य नाम राजा पिथौराशाही, जिन्होंने पिथौरागढ़ नामक नगर की नींव डाली। रानी जिया रानी थी इनकी, 3 पुत्र थे जिया रानी के और 3 इनके बचपन के नाम थे। इतना याद रखना आप लोग। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका प्रथम देव हो गया, आपका राजा भूदेव हो गया। और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इनकी कत्यूरियों की, जो बेसिक जो क्या है कत्यूरियों की जो शैली है, कत्यूरी शैली, जो इनकी मुख्यतः शैली है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ा फटाफट देखेंगे शैलियों के बारे में। मैं आपको 3 चित्र बनाऊंगा अलग अलग से। एक तो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा मैं बनाता हूं अभी। तीसरा ये है। ठीक है, ये आपका है कत्यूरी शैली। क्या है ये आपकी? है कत्यूरी शैली। क्वेश्चन बनेगा ये कौन सी इनकी? शिखर युक्त, शिखर युक्त एक। दूसरी गुंबदाकार युक्त, गुंबदाकार युक्त। तीसरी छत्र युक्त। क्वेश्चन बनेगा, ये शैलियां हैं कत्यूरियों की शैली। जैसे भारत में आपने सुना होगा, एक तो सबसे पहले आपकी होती है बेसर शैली, फिर होती है आपकी नागर शैली, और फिर होती है आपकी द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, ये 3 शैली आपने सुनी होगी कई बार। इन्हीं शैलियों में से एक शैली है कत्यूरी शैली। कौन सी? जो कत्यूरियों के टाइम की कत्यूरी शैली। उत्तराखंड में कत्यूरियों ने अपने शैली में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिनमें पहला था शिखरयुक्त मंदिर। ये आप शिखर देख रहे हैं, टॉप, इसे कहते हैं शिखरयुक्त मंदिर। ये प्रचलन कत्यूरियों की देन है। दूसरा गुम्बदाकार, आपने कई मंदिर ऊपर से गुम्बदाकार देखे होंगे इस तरह से, ये भी किसकी है? कत्यूरियों की शैली। तीसरा आप द्वारहाट जाएंगे, या आप जाएंगे द्वारहाट जाएंगे, जागेश्वर जाएंगे, अल्मोड़ा के जितने भी मंदिर हैं ये छत्रयुक्त मंदिर हैं। कैसे? छत्रयुक्त शैली है ये। तो यानी अगर क्वेश्चन बनेगा कि कत्यूरियों की शैली, तो आप कहेंगे शिखरयुक्त, गुम्बदाकार युक्त और आपका छत्रयुक्त। तीनों शैलियां कत्यूरियों की है और कत्यूरियों की देन है तीनों शैलियों की। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। प्यारे दोस्तों, आज मैंने आपको जो बताया था एक बार फिर से देख लेंगे पुनः कि मैंने आपको क्या क्या बताया था। नंबर 1 में जाऊंगा मैं, फटाफट देखेंगे, पीछे बैक चलेंगे, एक बार रिवाइज कराऊंगा आपका। उत्तराखंड का इतिहास में हम देख रहे थे आज कत्यूरी राजवंश का। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है, हर्ष की मृत्यु हो जाती है, और हर्ष की मृत्यु के बाद मैंने आपको बताया था
राजा कौन बनता है, यानी कि उसका सेनापति कौन बनता है, ईश्वरवर्मन। उत्तराखंड में शामंत युद्ध करता है बसंत देव को, और बसंत देव के समय कश्मीर राजा आक्रमण करते हैं। देखेंगे आप लोग यहाँ पर सेकंड में, इधर कश्मीर राजा आक्रमण करते हैं, ये सब मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद बसंत देव एक सेना, विशाल सेना खड़ी करते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, स्वतंत्र घोषित करते हैं। रातों रात क्या करते हैं, स्वतंत्र घोषित करते हैं कि मैं अब आपको मेरे बीच में कुछ नहीं है, आपको और मेरे बीच में अब कुछ नहीं है, ना मैं आपका सामंत हूं और ना आप अब मेरे क्या है, क्या है, प्रधान है। ये कौन बोलता है, बसंत देव, और स्वतंत्र हो जाता है। और एक विशाल सेना खड़ी करने के बाद एक नए राजवंश की उत्पत्ति करते हैं, जिसे कत्यूरी राजवंश कहते हैं। दोस्तों आगे देखेंगे, इसकी नेक्स्ट स्क्रीन में क्या बताया था आपको, इनका जो शासन प्रशासन था, आपने देखा कुनिंदों का उदय, मैंने आपको ये बताया था कि ये सब चलता है। आगे मैं आपको बताऊंगा सेकंड स्क्रीन थर्ड पे। बसंत देव क्या करता है, घोषणा करता है, ये हो गया था 3 साल, फिर राजधानी कहां जाती है बता देता आपको। नेक्स्ट देखेंगे आगे, यहाँ पर जो सुनहरा काल, गोल्डन पीरियड कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था लोकहित कार्य होता है, शिक्षा हो, संचार हो, जितनी भी व्यवस्थाएं हो, जितने भी आपके शिक्षा संचार हुआ, जितनी भी व्यवस्था है, रोड हुई, जितनी भी आपकी व्यवस्थाएं, जितनी भी हमारे लोकहित कार्य में आती है, सब किसके टाइम पे हुई है, कत्यूरों के टाइम पे हुई। नेक्स्ट बात करते हैं, कत्यूरों की राजधानी पहले कार्तिकपुर चमोल थी, 3 साल बाद कत्यूर घाटी बैजनाथ बागेश्वर चली गई। किस राजा के समय, राजा नरसिंह देव के समय, मैंने आपको बताया था नरसिंह देव के समय। यहां भी हो गया था, राजा हुए हैं खरपर देव, निम्बर देव, इससे सब राजा हुए हैं। इनका वर्णन है, इनका कुछ कार्य हैं, बिल्कुल मैं आपको कार्य, एक एक राजा के कार्य बताऊंगा। आने वाली नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी, उसमें आप सब कुछ देखेंगे बारीकी से, एक एक राजा का वर्णन आपको बताऊंगा। आगे मैं बात करता हूं, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट भूदेव की मैंने बात की थी, समस्या हो जाती है, धर्मों में आपस में बिछे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मठों की स्थापना करते हैं हम, 4 मठों की स्थापना करते हैं और 4 मठों की स्थापना हमने कर दी। नेक्स्ट शंकराचार्य जी भी आ गए। नेक्स्ट मैंने आपको प्रथम देव का बताया था, प्रथम देव की रानी जिया रानी थी, ये थे, ये हो गया था। नेक्स्ट इनकी शैली की मैंने बात की थी। तो दोस्तों व्यास IAS एकेडमी का उद्देश्य यही है कि आप अच्छा पढ़ें, और अच्छा तभी पढ़ेंगे जब आप डेली हमारे जितने भी लेक्चर्स हम डाल रहे हैं उनको डेली अपडेट रहेंगे अपने आप, और देखेंगे कि जितना आपको पढ़ाया गया है वो आप स्टार्टिंग से देखेंगे, पहले लेक्चर से लेकर और अभी तक आपको डेली लेक्चर दिया जाएगा, ठीक है, और आप ऐसे ही देखते रहेंगे।